कल 1 अप्रैल है और कल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा। नए वित्तीय वर्ष में बहुत सारे नए ट्रेड्स के लिए या कई इंस्टीट्यूट्स के लिए, आपके लिए, रिटेलर के लिए, सबके लिए बहुत सारे फाइनेंशियल नियम बदल रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं तो बाजारों में आपके लिए काफ़ी चीज़ें कल से बदलेंगी, क्योंकि बजट से पहले और बजट के बाद भी कई सारे बड़े परिवर्तन इस बार किए गए थे। चाहे आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हों, ट्रेडर हों, चाहे आप इक्विटी लेकर रखते हो, सबको कल से बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें जो सब मैं इस वीडियो में सारी चीजें चेंजेस जो आएंगे वो कवर करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिटेल वाला पॉइंट है। रिटेल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और फिर उसका बाजार पे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों बातों को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज हुई है वो हुई है, आपको रिटेल पब्लिक अगर आप कल से ट्रेड करेगी फ्यूचर्स को, यानी अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, तो बजट में आपको मालूम होगा कि संशोधन किया गया था, जो एसटीटी है उसको भारी वृद्धि की गई थी उसमें, तो अब वो लागू होती दिखेगी। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं, मान लेते हैं कि आप एक लॉट की निफ्टी ट्रेड करते हैं, एक लॉट निफ्टी जो है इस समय 15 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइज के ऊपर जाती है, जिसकी लॉट साइज 65 की है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है, 15 लाख की है। अब अगर आप क्या ब्रोकरेज में बदलाव होगा, तो ब्रोकरेज तो नहीं बदल रही है, लेकिन एसटीटी में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, अब ये समझिए कि दो प्रकार के ब्रोकर हैं। एक ब्रोकर हैं जो पर ट्रेड के हिसाब से आपसे जो है ब्रोकरेज लेते हैं, यानी कि जो जनरली 20 रुपया, 22 रुपया, 25 रुपया ब्रोकरेज चलता है, जैसे जीरोधा में 20 रुपया है, एंजल वन 20 रुपया, 5 पैसा, कोटेक नियो, इस टाइप के जितने भी ब्रोकर हैं, जो नए ब्रोकर हैं, ये लगभग 20 रुपया पर ट्रेड के हिसाब से लेते हैं। ट्रेड में आप चाहे जितने लॉट को ट्रेड कर लीजिए, तो ब्रोकरेज 20 लगती है, लेकिन एसटीटी बिल्कुल अब अलग ढंग से आपको लगेगी। तो मान लीजिए निफ्टी का केस में जैसे 15 लाख का आपका लॉट साइज बनता है, 15 लाख का, तो आपने एक ऑर्डर में, यानी एक आपने ऑर्डर डाला जिसमें 5 लॉट आपने ट्रेड किया। 5 लॉट अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 5 लॉट में ब्रोकरेज कितनी लगेगी, मैंने कहा मल्टीपल है, तो वो तो 20 रुपए ही लगेगी। अब 20 रुपए ब्रोकरेज लगेगी, लेकिन एसटीटी कितनी लगेगी 5 लॉट को ट्रेड करने में, तो 5 लॉट को ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो एसटीटी हो गई, चूंकि 15 लाख की आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट साइज है, तो 75 लाख आपके टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया, इंटू 0.5 जो अब आपकी एसटीटी आती है, तो वो हो जाती है 3750 रुपए। तो 3750 रुपया प्लस 20 रुपया प्लस जो स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अगर आप 5 लॉट ट्रेड कर रहे हैं तो तकरीबन 3800 रुपया, 3850 रुपया आप जाएगा, यानी मोटा मोटी 800 रुपया मान लीजिए कि इस हिसाब से आपका पर लॉट के हिसाब से पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक लॉट में कर दें, इस तरह से ये भी समझ सकते हैं कि 1:1.88 का लगभग 188% का रेशियो अब आपके ब्रोकरेज और एसटीटी में देखने को मिलेगा। तो एसटीटी बहुत ज्यादा बढ़ती दिखेगी। अगर आप बोलिए कि चलिए हम एक लॉट ही ट्रेड करते हैं, एक लॉट के हिसाब से समझते हैं, तो अगर आप एक लॉट ट्रेड कर रहे हैं तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आपको करीब करीब जो ब्रोकरेज आएगी वो 20 रुपए आ रही है, लेकिन चूंकि जो आपकी एसटीटी आएगी 15 लाख के ऊपर आप इंटू 0.5 करेंगे तो 750 हो गया। तो 20 रुपया प्लस 750 प्लस स्टैम्प ड्यूटी आपको अलग से भी देनी है, तो मोटा मोटी 800 रुपए आप पकड़ लीजिए पर लॉट आपका ट्रेड में जाएगा। अगर आप 8 यानी अगर आपने कोई ट्रेड लिया, जो स्कैल्पर हैं, जो बहुत सारे लोग दिन में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि 10-20 रुपया मूव कर जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो आपको ये बात याद रखनी है। प्लस अगर आप निफ्टी पे हैं तब ये नंबर है, लेकिन मान लीजिए आपने इससे बड़े किसी कॉन्ट्रैक्ट साइज को ट्रेड किया है, बैंक निफ्टी करे थोड़ा सा बढ़ेगा, मान लीजिए आपने कोई शेयर का ट्रेड किया है जिसकी लॉट साइज 2000 की है, अब डिपेंड करेगा उसका भाव क्या है, तो उससे आप उसकी कॉन्ट्रैक्ट साइज निकाल लीजिएगा, एग्जैक्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइज है इंटू 0.5 आपको करना है, और वो आपका नंबर आएगा जो आपको एसटीटी में पर लॉट पे करना पड़ेगा। तो एक निफ्टी के ही केस को अगर आप समझो तो करीब करीब 800 रुपया पर लॉट हो गया फ्यूचर्स की ट्रेडिंग पर। ऑप्शंस की ट्रेडिंग में इतना नहीं है, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में एसटीटी अब इस ढंग से बढ़ेगा। निश्चित रूप से इससे जो हतोत्साहित लोग होंगे, कौन होंगे, रिटेल पब्लिक, जिनको ब्रोकरेज का फर्क पड़ता है। अब एक बार अगर आपने ट्रेड किया निफ्टी के केस में, अगर आप 12-15 पॉइंट भी नहीं पा रहे हैं तो वो ट्रेड में आपका एसटीटी ही आपको नुकसान कर देगा। यानी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो कम से कम 15 पॉइंट तो आपको कमा करके सरकार को देना है, ब्रोकर मिलाकर आपका, आपके जेब में कुछ नहीं जाना है पहले 15 पॉइंट में।
फ्यूचर्स में निफ्टी के केस में, इसी तरह स्टॉक्स में भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका बड़ा फर्क पड़ेगा कि अब जो वॉल्यूम है, माना तो यही जा रहा है कि वॉल्यूम जो है घटेगा फ्यूचर मार्केट का। अगर फ्यूचर मार्केट का वॉल्यूम घटेगा तो जाहिर सी बात है जो स्प्रेड्स क्रिएट होते हैं बायर और सेलर के बीच में वो कम होगा, जो आपका मतलब वो बढ़ेगा, यानी आप वो थोड़ा बढ़ जाएगा चूंकि वॉल्यूम कम होगा। ये भी होगा कि जब आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो बहुत सारे जो हेजर्स होते हैं, चूंकि वो फ्यूचर में कोई ट्रेड किया है, मान लीजिए उन्होंने बाई किया है फ्यूचर को, तो वो उसके हिसाब से पुट सेल करते हैं या उसकी हेजिंग के लिए जो है कॉल बाई करते हैं। ऐसे मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशंस क्रिएट किए जाते हैं। तो जो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं, अब ये भी क्रिएट होना कम हो जाएगा। तो उससे जो है टोटल मार्केट के वॉल्यूम पर फर्क आएगा, थोड़ा सा असर आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। ऑप्शंस में कितना बड़ा फर्क आएगा, तो ऑप्शंस में बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, लेकिन वहां पर थोड़ी वृद्धि है, तो इतना बड़ा फर्क नहीं है, बट वहां पर भी आपको फर्क देखने को मिलेगा, वो थोड़ा फर्क आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब इसके अतिरिक्त क्या बदला है, इसके अतिरिक्त जो दूसरी सबसे बड़ी चीज हुई है वो ये थी कि जो ब्रोकर थे वो मार्जिन जो लेते थे बैंक के मतलब यूं कहिए कि बैंक को कोलेटरल देते थे, बैंक उनको फंडिंग करता था, उसको 1 अप्रैल से सरकार ने रोक दिया था। 100% उनको जो है फंड के लिए कोलेटरल पे करना पड़ता था, लेकिन वो 3 महीने की विंडो आज उनको मिल गई है। तो बहुत सारे ब्रोकर जो मार्जिन फैसिलिटी अभी आप अगर लेते होंगे, जैसे आप समझें कि आप एमटीएफ ट्रेड करते हैं, तो एमटीएफ में कुछ ब्रोकर आपसे 9% चार्ज करता है, कोई 12% चार्ज करता है, लेकिन वो जो एमटीएफ का पैसा है वो ब्रोकर लाता कहां से है। तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे सिक्योरिटीज जो रोज ट्रेड नहीं होते, वो ब्रोकर क्या करता है, बैंक को कोलेटरल के रूप में दे देता है। मैं एक लॉजिक समझा रहा हूं, जरूरी नहीं कि आपका ब्रोकर कर रहा हो, बहुत सारे प्रॉप डेस्क या सब लोग करते हैं। तो वो बैंक को उसको एज ए सिक्योरिटी देता है और बैंक उनको फिर उसके ऊपर फंड दे देता है। वो फंड जो होता है थोड़ा कम ब्याज पे उनको मिलता है। अब अगर मान लीजिए कि उन्होंने 1 लाख की सिक्योरिटी दी है, तो उनको तकरीबन जो है 2 लाख रुपए अभी अलाउ है, मतलब आप जितना देंगे उसका दोगुना आपको मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं 50% कोलेटरल दिया तो आपको 100% पैसा मिला, यानी 2 लाख रुपए मिले तो उसके अगेंस्ट में आपको 1 लाख रुपए कोलेटरल देना था, आपको मतलब बैंक को देना था। तो जो आपने ब्रोकर है उसने बैंक को दिया, 1 लाख का माल दिया, 2 लाख रुपए कैश लिए, उस कैश पर वो आपको एमटीएफ करने की फैसिलिटी देते हैं। तो जब आप जाते हैं एमटीएफ लेने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ट्रेड करते हैं। आप मान लीजिए 20,000 का माल खरीद रहे हैं, 20,000 रुपए आप डाल रहे हैं, तो 20,000 के अगेंस्ट में आपको कहीं ना कहीं एमटीएफ में 40,000, 60,000, 70,000 डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्टॉक खरीदा है, उसके हिसाब से एमटीएफ की फैसिलिटी मिलती है और उस पर आपसे वो थोड़ा ब्याज चार्ज करता है। तो ये इस तरह चलता है। तो अभी ब्रोकरों को अब इसके अगेंस्ट में ये कर दिया गया था, सरकार ने ये कर दिया था कि आपको 100% मार्जिन देनी पड़ेगी, यानी अगर आप 1 लाख रुपए का कोलेटरल दे रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए का ही जो है पैसा मिलेगा। यानी 1 लाख रुपए की अगर आपने इक्विटी जमा कर दी किसी बैंक में तो आपको वो बैंक 1 लाख रुपए ही दे सकता था, लेकिन इस नियम को 3 महीने के लिए टाल दिया गया है और 3 महीने बाद इसका असर दिखेगा। तो कल सुबह से इसका असर नहीं दिखेगा। इसका बड़ा असर क्या होना था, बहुत सारे ब्रोकर जो हैं वो अपनी एमटीएफ की फैसिलिटीज में जो ब्याज दर है उसको बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। यद्यपि वो बढ़ाएंगे, इसमें मजबूरी है क्योंकि 3 महीने का ही विंडो है, 3 महीने बाद तो वापस से ये नियम आएगा ही आएगा। तो जो लोग 9% पर एमटीएफ का यूज कर पा रहे थे, तो हो सकता है आपके आने वाले वक्त में आपका एमटीएफ रेट बढ़े, लेकिन कल से ना बढ़े, बट आने वाले वक्त में वो बढ़ेगा। 3 महीने की जो ब्रोकर हैं उनको विंडो मिली हुई है। ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि मार्केट में गिरावट चल रही है और अगर आप एमटीएफ में भी आप कटौती देखेंगे तो फिर बाजारों में जो सेलिंग है उसका क्वांटम और बढ़ सकता था। तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की कोशिश करी गई है नियामक की तरफ से और थोड़ा सा मौका दिया गया है कि जो चीजें चल रही थी वो उसी तरह चलती रहें। तो ये एक अच्छी चीज है। प्रॉप डेस्क का रूल्स कल से काफी बदल जाएंगे। प्रॉप डेस्क को जो कोलेटरल मिला करता था वो अब नहीं मिलने वाला है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। ऑप्शंस में मैंने बताया नहीं, तो ऑप्शंस में जो एसटीटी बढ़ी है वो 0.10 से बढ़ाकर 0.15 की गई है। तो 0.15 जो की गई है, तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइज ट्रेड कर रहे हैं उसमें अब जो गुड़ा आप देखते हैं 0.10 से होता था, वहां 0.15 से होगा। तो थोड़ी सी आपकी ब्रोकरेज बढ़ेगी ऑप्शंस में, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अब ये समझ सकते हैं कि अगर आपने 1 लॉट की ट्रेडिंग करी है ऑप्शंस में और आपने मान लीजिए उस पर आपको 100 रुपए की एसटीटी आ रही है, चूंकि वो भी वही होती है कि जितनी दूरी में आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब जितनी आपकी प्रीमियम होती है उस प्रीमियम के ऊपर आप एसटीटी पे करते हैं। तो अगर आप प्रीमियम आपकी कम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा, उस हिसाब से आपका वो रेट जाएगा।
तो अब जितना भी आप पे कर रहे होंगे उसमें जो भी प्रीमियम्स हैं उसको आप गुणा करेंगे और उसके हिसाब से आपको मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली आपका कितना बढ़ेगा। हायर प्रीमियम है, अगर आप किसी ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए उसकी वैल्यू 300 रुपए है, तो 300 इंटू 0.15 कर लीजिएगा, और अगर आप 3000 का कोई ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर 0.15 से आपको उसको गुणा करना है। थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि बढ़ेगा प्रीमियम, तो आपकी ऑप्शंस में भी आपकी जो एसटीटी है चार्जेस वो बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोनों के ऊपर फर्क तो आएगा, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट के ऊपर काफी बड़ा फर्क आएगा, इसलिए मैंने उसको उस पर्सनली उस ढंग से आपको एक्सप्लेन किया है। तो वहां पर ज्यादा फर्क आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कम आएगा, फर्क तो दोनों जगहों पर आएगा ही आएगा। इसके बाद जो फंड ट्रांजैक्शंस हैं म्यूचुअल फंड के, उसमें भी चार्जेस बढ़ाए गए हैं। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस जो होंगे वहां पर चार्जेस बढ़ेंगे, बट अभी ये डिपेंड करेगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड उन फंड ट्रांजैक्शंस पर चार्जेस बढ़ा रहे हैं, कौन कौन से नहीं। क्योंकि मार्केट गिरी हुई है तो बहुत सारे फंड्स जो हैं इस समय अपना जो जिसको आप बोलते हैं कि वो जो एक्सपेंस चार्जेस लेते हैं उनको वो बढ़ाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि अगले 2-3 महीने तक ये एक्सपेंस चार्जेस ना बढ़ें, क्योंकि अभी क्या होता है कि जब बाजार घट रही है तो बायर ही नहीं है, ऐसे में एक्सपेंस रेशियोज, एक्सपेंस चार्जेस बढ़ाने पे दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप मान लीजिए 1.50 का अगर एक्सपेंस रेशियो था आपके फंड का, तो हो सकता है आने वाले वक्त में वो 1.75 हो जाए, लेकिन अभी वो थोड़ा रोक के रखेंगे। लेकिन कल से वो नियम बदल रहे हैं, तो कल से आपको वो परिवर्तन हो सकता है वो करें, या हो सकता है 2-3 महीना वेट करके करें, लेकिन वो परिवर्तन होंगे। तो जो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियोज हैं, वहां पे भी वृद्धि होगी, क्योंकि चार्जेस बढ़ाए गए हैं, तो वो भी आप ही को पे करना है। अल्टीमेटली एसटीटी हो, एक्सपेंस चार्जेस हो, सब आपके जेब से ही जाएगा। तो इन्वेस्टिंग भी थोड़ी महंगी हो जाएगी कल सुबह से, ट्रेडिंग भी महंगी हो जाएगी, बाकी मार्केट की स्थिति तो जो है वो रहेगी, तो वहां पर थोड़ा परिवर्तन किया गया है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप समझते हैं, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने गोल्ड को समझाया था। तो 1 अप्रैल से गोल्ड के जो रेट हैं म्यूचुअल फंड में या फिर बाकी जगहों पर ट्रेडिंग में, वो अब लंदन स्टॉक एक्सचेंज के यूज नहीं होंगे, वो भारत के एक्सचेंज का यूज होगा। तो जो भी अब आप जो भी आप गोल्ड का ETF देखेंगे, सिल्वर ETF देखेंगे, और जो उसके जो NAVs क्रिएट होंगी, वो सब भारतीय रेट के आधार पर होंगी, विदेशी रेट के आधार पर नहीं होंगी। यद्यपि आपको यह भी मालूम होगा कि इसमें जो है अब आपको 30% तक FNO यूज करने की भी स्वीकृति दी जा चुकी है गोल्ड ETFs और सिल्वर ETFs में। वो नियम ऑलरेडी 28 मार्च के पहले से लागू हो चुका है, तो वो भी नियम है जिसके तहत HDFC ने परिवर्तन भी किया है। डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा अगर आपका इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट वो सारे परिवर्तन आपको कल से होते हुए दिखाई पड़ेंगे। UPI को लेकर कल से बड़े परिवर्तन होंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज कंपलसरी है अब UPI पेमेंट्स में। तो आप केवल आप फिंगरप्रिंट लगा के या केवल जो है आप पासवर्ड डाल के नहीं कर सकते हैं पेमेंट। आपको डबल फैक्टर आपको पेमेंट के लिए आपको जो है कल से ऑथराइजेशन की जरूरत होगी। तो जो आप पे करेंगे, सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ाए गए हैं, तो कल से जब आप पेमेंट करेंगे अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कहीं पर भी, तो आपको काफी डिफरेंस थोड़ा देखने को मिलेगा। गूगल नंबर्स आपसे मांगे जा सकते हैं, या ऑथेंटिकेशन के नए नए चीजें आपसे फीचर्स आपको दिया जा सकता है। इवन पिन प्लस बायोमेट्रिक्स भी पॉसिबल है कि आप पिन भी डालें और बायोमेट्रिक यानी अपनी उंगली लगाएं आप उसमें, या फिर पासवर्ड या फिर डायनेमिक टोकन्स आपसे मांगे जाएं, या अगर आप गूगल ऑथराइजेशन करेंगे तो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन यानी गूगल का कोड आपको उसमें डालना पड़ेगा। तो ये कल से ट्रांजेक्शन्स करते वक्त आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कल से ये बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो हुआ है, तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज में कैपिंग चेंज की गई है, जिसको मैंने अभी आपको समझाया। तो जब आप पर्सनली जब करते हैं, यानी कि 60% लिस्टेड स्टॉक्स में जब आप पे करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो ऑप्शन सेल करते हैं, वो क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए की इक्विटी पड़ी हुई है। अब इक्विटी अगर आपके पास 10 लाख की पड़ी है, तो आप चाहें तो अपने ब्रोकर के पास उसको प्लेज कर दें। 10 लाख के ऊपर करीब करीब आपको अभी तक जो चल रहा था, मान के चलिए 80% आपको पैसे मिल जाते हैं, यानी 8 लाख रुपए मिल जाते हैं। और ये जो 8 लाख रुपए हार्ड कोर कैश मिलता है, इससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस बेच सकते हैं। यद्यपि इसके अगेंस्ट में 4 लाख रुपए आपको कैश भी रखना पड़ता है, तो लेकिन फिर भी यानी टोटल अमाउंट आपका 12 लाख हो जाता है, और पूरे 12 लाख रुपए पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये स्वीकृति अभी तक प्राप्त थी। अब इसमें जो है कैपिंग कर दी गई है, और अब जो है शेयर के लिए अब आप 60% तक ही आपको कोलेट्रल मिलेगा। म्यूचुअल फंड के केस में 75% तक आपको कोलेट्रल वैल्यू मिलेगा, और डेप्ट म्यूचुअल फंड के लिए 85% आपको कोलेट्रल मिलेगा। तो अब 100
100% कोलेटरल नहीं रह गया, आप जो सिक्योर कोलेटरल है वो 50% का है। जो लोग कोलेटरल पे काम नहीं करते उनको ये बात कम समझ में आ रही होगी, लेकिन इसका काफी बड़ा फर्क पड़ेगा ऑप्शंस मार्केट पे। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो ऑप्शन सेलिंग होती है, ऑप्शन सेलिंग, बाइंग नहीं सेलिंग, और जो फ्यूचर की हेजिंग होती है उसके लिए कोलेटरल बेस अमाउंट ही ज़्यादा यूज किया जाता है। इंस्टीट्यूट भी इसी का यूज करती हैं, प्रॉप डेस्क भी यूज करते हैं, और जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी करते हैं। आम पब्लिक में इसकी समझ थोड़ी कम है, इसलिए लोग कम करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन सेलिंग को थोड़ा भी समझते हैं वो इसको काफ़ी हद तक यूज करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि लिक्विडिटी की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब जो पैसा है वो कम प्राप्त होगा। जहाँ 80-90% आपको कैपिटल पर मिल जाया करता था पैसा, 10 लाख के अगेंस्ट में आपको 8 लाख रुपए कैश मिल जाते थे जब 10 लाख रुपए की आप इक्विटी डाल देते थे प्लेज में, वो अमाउंट अब घट करके जो है वो 6 लाख रह गया। तो जो 3 लाख का कमी होगा ये पूरे के पूरे सिस्टम से लिक्विडिटी को कम करेगा। तो अब आप दो चीजें देख रहे होंगे, अगर आप पिछले कुछ समय से ऑप्शंस मार्केट को देख रहे हैं तो जो भी अगले महीने हैं उनमें जो ऑप्शंस हैं वहां पर लिक्विडिटी बहुत कम दिख रही है, दूर के ट्रेड्स कम दिख रहे हैं। अगर आप बाजार ट्रेड हो रही है कहीं 23,000 पे, और अगर आप सोचें कि 21,000 की ट्रेड आप ऑप्शंस पुट में बाई करने के बारे में सोचें या उनको देखें, तो जो उसका डेप्थ है यानी बायर और सेलर है वो दोनों ही बहुत कम मात्रा में है। इवन अगर आप ऑड में चले जाएं, यानी अगर कहीं आपने जो है 21,200 या 300 वहां पे ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ये आने वाले वक्त में और बढ़ेगा। चूंकि लिक्विडिटी कम है तो जो ऑड नंबर्स हैं उनमें कम हो जाएंगी ट्रेड, ओवरऑल ट्रेड में ही कमी देखने को मिलेगी, लिक्विडिटी की कमी देखने को मिलेगी, जो कि बाजार के हेल्थ के लिए कैसा है वो सेबी समझती है। लेकिन एज ए ट्रेडर आपको जब ट्रेड करने में जाओ और बायर सेलर के बीच में 10 रुपए का गैप लगेगा तो 650 रुपया पर लॉट ये जो आर्बिट्राज के रूप में कटेगा, ये कहाँ से देगा और क्यों ट्रेडर उसको बेयर करे, वो बड़ी अजीब सी बात है। क्योंकि जब आप सेल करने जाओगे तो बायर नहीं मिलेगा, जब आप बाई करने जाओगे सेल नहीं करने को मिलेगा। बायर बैठा है अगर मान लीजिए 50 रुपए पे, सेलर बैठा हुआ है 60 रुपए पे, तो अब ये 10 रुपए का जो डिफरेंस है, चूंकि मार्केट में डेप्थ में कमी हो गई लिक्विडिटी के नाते, वो डिफरेंस जो है बायर सेलर दोनों तरीकों से एज ए रिटेल पब्लिक या ऑप्शंस ट्रेडर या इंस्टीट्यूट सभी को झेलना पड़ेगा। तो जो आप बोलते हैं कि जो एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है, जो बहुत बार आप मार्केट ऑर्डर डालेंगे और एकाएक आपका ट्रेड ऊपर या नीचे हो जाएगा काफी बड़े डिफरेंस पर, और वो जो लॉसेज होंगे, कुछ लोगों को गेन भी हो जाएगा कभी कभी, बट जो लॉसेज होंगे वो जो है वो आप ही को बेयर करना है अल्टीमेटली। तो ये जो भी आप चाहे स्कैल्पिंग करते हो या मार्केट में जब कभी कभी एक्स्ट्रा तेजी से मूव आता है वो समय, या जब आप लगा के भी बैठे हो, मार्केट ऑर्डर लगा के भी बैठे हो आप लिमिट ऑर्डर, बट वो ट्रेड होने में बहुत बहुत समय लग जाएगा, घंटे 2-2 घंटे, तो फिर वो जो टाइम है या फिर वो जो प्राइस का डिफरेंस है वो जो है वो अल्टीमेटली आप ही को बेयर करना पड़े। तो जो एक्सपेंस है, ट्रेडिंग का एक्सपेंस है, ना सिर्फ एसटीटी ब्रोकरेज के रूप में बढ़ेगी, ना सिर्फ एमटीएफ के चार्जेस के रूप में बढ़ेगी, बल्कि वो इस तरह से भी बढ़ती दिखेगी, जो कि थोड़ी सी सहूलियत तो नहीं देता है एज ए ट्रेडर आपके हाथ में। तो ये चीज भी कल से आपको बदल रहा है। इनकम टैक्स के रूल्स बदल रहे हैं, बट वो मेरा एरिया नहीं है तो मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ कल से आपके इनकम टैक्स के स्लैब्स बदलेंगे, जो है ये सारी चीजें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये जो लिक्विडिटी का क्रंच है मार्केट में थोड़ा सा और खड़ा होता दिख सकता है। यद्यप कि जो बैंकों का लिक्विडिटी क्रंच हुआ, जिसके नाते शुक्रवार को मार्केट में आपने एक अच्छी गिरावट देखी, क्योंकि जो बाजारों ने सोचा था, जो आरबीआई ने भी जो सोचा था कि इतनी बड़ी ओपन पोजीशंस नहीं होंगी डॉलर में, तो वो डॉलर में थी, और इसीलिए रुपया भले ही नीचे खुला मगर दिन के दौरान बाजार काफी ऊपर गया और 95 के ऊपर भी रुपया निकल गया। और बैंकों का जो डिफरेंस है, जो इंडियन करेंसी यानी जो इंडिया में ट्रेड होता है और जो उनका ऑफशोर में यानी जो विदेश में होता है, वो जिसमें सिंगापुर भी है, दुबई भी है, तो ऑनशोर ऑफशोर का जो डिफरेंस है वो अभी भी बना हुआ है, और उसके नाते जो है मार्केट में आपने करेक्शन देखा। तो 1 अप्रैल के बाद अब देखते हैं, क्योंकि 8 अप्रैल की डेडलाइन है, तो वो देखते हैं कि वो किस तरह से वो सेटल आउट होता है, कि कल परसों में वो कितना सेटल होता है रुपया और कितना बैंक्स निकल पाते हैं, और बैंकों को लॉसेज अगर आते हैं तो फिर वो किस ढंग से उसको देखेंगे। तो मार्केट उसके नाते भी थोड़ी सी कंफ्यूज रहेगी, बट अल्टीमेटली ये पूरा हफ्ता बहुत खराब नहीं होना चाहिए। अगले 1-2 वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से मार्केट अब यहाँ पर कुछ बेसिस बनाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी फॉल हो गए हैं। बट अल्टीमेटली आपको जरूर देखना पड़ेगा कि क्या 22,000 ब्रेक हो रहा है। अगर 22,000 सपोर्ट बनाता रह गया, 22,400 जो अभी तक हमारे सपोर्ट बने रहे हैं, अगर इन जगहों
जगहों से उछाल आती है तो कहीं ना कहीं मौका बन जाएगा। क्योंकि पिछले 2 साल अगर आप गुजरात 2 साल देखेंगे, यानी कहीं कहीं मार्च 25 जब खत्म हुआ था तब भी बाजार इन्हीं लेवलों पर था 22,300 के आसपास, और अब जब मार्च 26 खत्म हो रहा है मार्केट वहीं पर है, तो पिछले 2 साल का जो रिटर्न है वो जीरो हो चुका है इंडेक्स लेवल पर। और अब फिर से मार्केट को एक नई शुरुआत करनी है। इस नए वित्तीय वर्ष में देखना पड़ेगा कि बाजार किस तरह से परफॉर्म करेगा, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशंस बदले हैं इसका असर जो है लिक्विडिटी पर और आम रिटेल पब्लिक के ऊपर जरूर पड़ेगा, और वो थोड़ा सा ज्यादा डेंट लगेगा, थोड़ा सा आपकी कमाई में कमी जरूर देखने को मिलेगी। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।